गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के तैयारी के लिए जो 2027 में बोर्ड होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास लेने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग साइंस में फिजिक्स से प्रकाश के परावर्तन से मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके तैयारी में और बेहतर कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो सूर्य की प्रकाश हो या किसी भी बल्ब का प्रकाश हो जो प्रकाश स्रोत से निकलती है वह एक सीधी लाइन में लगभग वह एक रे की तरह गमन करती है, एक रे नुमा गमन करती है, मतलब वह एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन ए कहता है सीधी रेखा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में कितना होता है, तो वैल्यू निर्वात में होता है 3 दूने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात से कम हवा में होता है, हवा से कम पानी में होता है, पानी से कम कांच में होता है। आप एक सीक्वेंस याद रख सकते हैं, सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, निर्वात से कम होता है, सबसे ज्यादा कितने होता है निर्वात में, निर्वात से कम होता है हवा में, हवा से कम होता है पानी में, पानी से कम होता है कांच में, पानी से कम होता है कांच में। तो सबसे कम किसमें होगा, ठोस में, तो सबसे कम ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। अभी बताया आपको कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे हुए अविलंब बड़ा अविलंब तीनों एक ही सरफेस पर होता है। जैसे अगर यह कोई सरफेस है तो यहाँ पर कोई किरणें अगर आई तो यह आपतित किरण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर यहाँ से जो किरणें गई उसे परावर्तित किरण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर कोण को मेजर करने के लिए अविलंब खींचा जाता है, तो कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह अविलंब तीनों एक ही सरफेस पर है। और एक दूसरा नियम कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट के बराबर होगा, यानी आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर होगा। तो कितने नियम होगा, 2 नियम होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन 5 आपतन कोण किसके बराबर होता है। अभी बताएं कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के, और ये किसके नियम से, तो परावर्तन के नियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। जो घरेलू उपयोग में अधिकांश जो दर्पणे हैं वह उपयोग जो हो रहा है वह समतल दर्पण ही होता है। तो वह समतल दर्पण होता है और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में आपतन कोण ऑप्शन नंबर ए होता, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता, परावर्तन कोण के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा। घरेलू उपयोग में अधिकांशतः समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण की खासियत होता है यदि कोई इसकी ओर भी वेग से आ रहा हो तो उस वस्तु को, जो उस वस्तु का प्रतिबिंब उसमें बनेगा वह टू बी वेग मतलब दुगुना चाल से बनता हुआ प्रतीत होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 6-7 देखें तो कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अब समतल दर्पण होता कैसा है, समतल दर्पण की कोई भी वक्र भाग नहीं है। अगर हम इसको, यह एक सीधी रेखा में बना होता है, अगर इसे मिलाने की प्रयत्न करें तो ये अनंत पर जाकर मिलेगा, क्योंकि मिलेगा तो है नहीं। तो फिजिक्स में अगर नहीं मिल रहा तो कहता है अनंत पर जाकर मिलेगा। इसकी रेडियस आर ही क्या हो जाएगा, अनंत। जब रेडियस अनंत है, इसका इनफाइनाइट है, तो अगर त्रिज्या निकाल एफ बराबर जो होगा फोकस दूरी बराबर r/2 होता है, तो कहता है फोकस दूरी क्या होगा, तो रेडियस अनंत है तो अनंत इन्फिनिटी/2, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ऐसा पदार्थ जिनसे होकर, कहता है ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। जिनसे प्रकाश की किरणें पार हो जाएगी उसे कहते हैं पारदर्शी, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। जिनसे किरणें पार नहीं होगी उसे अपारदर्शी। इससे क्या होता है, इससे किरणें पार नहीं होती है, किरणें पार
किरणें पार नहीं करती है, और जिससे किरणें का कुछ ही अंश पार करें, तो किरणों का कुछ ही अंश अगर पार करेगा, कुछ ही अंश पार करेगा, तो उसे क्या कहेंगे? पारभासी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ऐसा पदार्थ, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग पार करे। अभी क्या है कि जो अगर प्रकाश का कुछ ही अंश पार कर रहा है तो उसे पारभासी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारभासी। और जिनसे पूरा अंश पार कर जाएगा प्रकाश की मात्रा, उसे पारदर्शी। जिनसे एक भी अंश यानी कुछ अंश ही ना पार करे, उसे कहेंगे अपारदर्शी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? यदि आप एक कागज पर तेल रखकर और उससे लाइट बारे तो लाइट का कुछ अंश पार हो जाएगा, अतः इसे क्या कहेंगे? हम पारभासी कहेंगे। क्या कहेंगे? पारभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? समतल दर्पण में प्रतिबिंब जितना वस्तु होता है उतना ही वो लंबा बनता है, अतः वस्तु के सेम लंबाई की प्रतिबिंब बना। आवर्धन जो एम होता है वह होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अतः जितना हाइट इमेज का अगर होगा, अगर एक्स हाइट इमेज का है तो एक्स ही हाइट ऑब्जेक्ट का है, तो जब काटेंगे तो इसको कितना मान आएगा? 1। अतः आवर्धन कितना मान आएगा इसका? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, कहता है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, पता है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरती है? परावर्तन का नियम में अगर आप दर्पण में देखिएगा तो प्रतिबिंब बनाने का भी रूल में कहता है कि अगर कोई अवतल दर्पण है, अगर प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आया तो जब वह गुजरेगा तो वह जिस बिंदु से होकर गुजरता है वही तो फोकस होता है, क्योंकि फोकस का निर्धारण ही ऐसे होती है। अतः वह किससे गुजर रहा होगा? फोकस से। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, फोकस से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी, उसमें संबंध होता है F=R/2 होता है। या तो ऑप्शन में ये होगा, और नहीं तो अगर इसके बट्टा में आप 1 दीजिए तो R में 1 से मल्टीप्लाई होगा था R, और F में 2 से मल्टीप्लाई होगा था 2F। या तो दोनों में से कोई ऑप्शन में हो सकता है, F=R/2 या R=2F होगा। तो R=2F या R=2F, F=R/2, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस दर्पण का उपयोग, इस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है? मोटरसाइकिल हो गया या बड़े वाहन हो गया, उनमें पीछे के जो वाहन आते हैं या जो व्यक्ति आता रहता है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग साधारणतः डांस क्लास या जिम क्लास में देखने को मिलता है। डांस क्लास या जिम क्लास में देखने को मिलता है, जिम क्लास में देखने को मिलता है। और अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में हो गया, सौर कुकर में। या इसको अवतल दर्पण का उपयोग देखिएगा तो अवतल दर्पण का उपयोग हम सौर कुकर में कर सकते हैं, या दंत चिकित्सक द्वारा, या जो कान की जांच करता है उसमें भी, या हजामती दर्पण में। परंतु अवतल दर्पण को स्टेबल रखना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसका अवतल दर्पण को देखिएगा तो इसका भाग पूरे वक्रित है। अगर इसे रखना है टूटने की इसका अधिकांश डर होता है, तो इसे इस अकॉर्डिंग टू सेट किया जाता है कि यह न टूटे। तो अब अधिकांश आप सेलून में जाइएगा तो ऐसा तो है नहीं कि अवतल दर्पण ही देखिएगा, तो अवतल दर्पण वहां होता नहीं है, परंतु इसलिए उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है और आवर्धित, अतः दाढ़ी में एक भी बाल छूटेगा नहीं। तो साधारणतः अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम कहेंगे अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, मतलब हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है दाढ़ी बनाने यानी हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तभी बताएं किस दर्पण का करेगा? अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग करेगा मगर स्ट्रीट लाइट में जो रोड पर लगे होते लैंप होते हैं, उन लैंप में जो परावर्तक सतह होता है वह किसका बना होता है? उत्तल दर्पण का। या इसका उपयोग एटीएम में, अगर एटीएम में आप जाइएगा तो वहां पर एक दर्पण छोटा नीचे दर्पण लगा रहता है एटीएम के नीचे वाला भाग में, जहां पर बटन रहती है, वहां पर भी किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है सौर भट्ठी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अभी बताएं कि सोलर कुकर या सोलर भट्ठी में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है।
किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, कहता है सर्च लाइट और गाड़ियों के हेडलाइट में, तो सर्च लाइट हो गया या गाड़ियों के हेडलाइट के परावर्तक सतह के रूप में भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कहता है रोगियों के नाक, कान या गले की जांच के लिए डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अभी बताएं कि इसमें प्रतिबिंब आवर्धित बनता है अवतल में, अतः जब डॉक्टर के द्वारा उस कान को या नाक को या मतलब गले की जांच में किया जाता है, तो उसे जूम करके देखने के लिए, बड़े प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा। तो जो वृत्ताकार सीमा रेखा होता है इसे गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, क्योंकि यह पूरे भाग जो वृत्ताकार एरिया जो बन रहा है, यह पूरा भाग ही क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है, या द्वारक है या गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को, किसको कहा? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। अगर ई यहाँ पर दर्पण एक बना है, अगर इस दर्पण है तो इस दर्पण के कथी करा? गोलीय दर्पण के ध्रुव, तो ये गोलीय दर्पण है तो इस गोलीय दर्पण का पोल होगा पी, और कहता है इसके केंद्र, तो अगर इसका वक्रता भाग अगर ऐसे होकर ये गोल होता तो इसका कोई केंद्र होता, केंद्र को सी मानते हैं। कहता है इन दोनों के मिलाने वाली रेखा क्या होगा? तो यहाँ सी से लेकर पी तक की लंबाई को प्रधान अक्ष कहा जाता है या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, 1/u होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, कहता है आवर्धन का सही सूत्र क्या है? अभी बताएं कि जो आवर्धन m बराबर होता है वह हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो एक ही हो सकता है या ई भी हो सकता है। m इक्वल टू दर्पण के लिए अलग होता है और लेंस के लिए अलग, इतना ध्यान रखिएगा, माइनस v बटे u, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी को भी हम आवर्धन में डिनोट करते हैं। जब दर्पण होगा तो दर्पण के लिए निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो आवर्धन चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आप 10वां के मैथ पढ़े होइएगा तो उसमें निर्देशांक ज्यामिति है, और नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को कहता है कि दर्पण को आप यहाँ ध्रुव यानी पोल पर रखिए और यहाँ से दूरी नापिए। तो जब यहाँ से दूरी नापेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी हमेशा हो सकता है कि उधर बने, परंतु वस्तु तो ऑलवेज दर्पण के सामने रखा जाएगा। इस स्थिति में यहाँ पर आवर्धन इसका क्या आता है? निगेटिव। तो माइनस क्या होगा? v बटा u, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो, तो जब आवर्धन ऋणात्मक होगा तो कहता है प्रकृति मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक होने पर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा भी बनेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो क्या बनेगा? काल्पनिक और वास्तविक, और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो, तो जब आवर्धन धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, तो काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अब उत्तल दर्पण पर आप बनाइए। अगर आप उत्तल दर्पण बनाइएगा तो उत्तल दर्पण जो को वक्रता यह उत्तल दर्पण का ऐसे बनता है। अगर आप उत्तल दर्पण बनाते हैं तो इसका आंतरिक पृष्ठ कलई किया होता है। जब आंतरिक पृष्ठ कलई है तो इसे एक गोला का बना हुआ भाग था, तो इसका गोला का केंद्र तो इधर होगा। जब गोला का केंद्र उधर होगा और इसे मिलाएंगे इसकी त्रिज्या और फोकस दूरी तो उधर बनेगी। चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग ये तो एक्स एक्सिस बना, और जब यह एक्स एक्सिस बना तो मूल बिंदु से दाईं ओर दूरियां मापेंगे ये तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए,
क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। सेम वैसी अगर आप अवतल दर्पण को बनाते हैं तो अवतल दर्पण की इधर गोला तो इधर गोल होता, तो इसकी इधर प्रधान अक्ष बनेगा, तो इधर प्रधान अक्ष बनेगा तो त्रिज्या भी इधर बनता, तो त्रिज्या इधर बनेगा तो इधर तो निगेटिव होगा त्रिज्या, क्योंकि प्रधान अक्ष मतलब चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग ये एक्स डैश में यानी कि मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां हैं, तो क्या होगा निगेटिव, अर्थात इसका फोकस दूरी क्या होगा निगेटिव, त्रिज्या भी क्या होगा इसका निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 कहता है अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ कहाँ सी पर हो, इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगा, यह ज्योमेट्री का चीज है। अगर आपको सही से समझाया जाए तो अगर हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं तो अवतल दर्पण बनाए और अवतल दर्पण में कहा कि वस्तु को कहाँ आपको रखना है सी पर, तो यहाँ अगर यह ध्रुव है पी से जितना डिस्टेंस एफ का होता है उतना ही डिस्टेंस आर सी का होता है। अब कहा प्रतिबिंब कहाँ रखिए, आप सी पर रखिए। तो अगर कोई वस्तु को हम सी पर रखते हैं तो पहला नियम कहता है कि यदि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरणें आएगी तो एफ से होकर गुजरेगी, तो अगर प्रधान अक्ष के समांतर किरणें दर्पण पर आपतित होता तो परावर्तन के बाद वह किससे होकर गुजरता, एफ से होकर गुजरता। और दूसरा नियम, या तो आप पी से लाइएगा, जितना डिग्री पर पी से किरणें आई उतना डिग्री पर परावर्तित होगी। अगर आप एफ से लाइएगा तो जस्ट इसका इनवर्स, समांतर है तो एफ से गुजर गया, यदि एफ से आएगा तो समांतर हो जाएगा, और जब एफ से लाइएगा तो वह किरणें क्या हो जाएगी समांतर, जब समांतर हो जाएगी और तब आप इसे प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस पर में पड़ेगा सी पर ही जाके मिलेगा, अर्थात अगर वस्तु कहाँ पर है सी पर तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा सी पर ही, मतलब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान ऊंचाई की बनेगी। और यह क्या बना है, उल्टा बना है, क्योंकि किरणें इस मुंह से निकला है वस्तु के और इस शीर्ष पर ही कटा है, तो वस्तु के क्या हो गया उल्टा बना, प्रतिबिंब वस्तु के अकॉर्डिंग उल्टा बना। जब वस्तु के अकॉर्डिंग उल्टा बना है तो यहाँ वस्तु यहाँ पर जब उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक न होके क्या होगा, भले प्रतिबिंब क्या होगी वास्तविक, काल्पनिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अवतल दर्पण में जब वस्तु एफ पर हो, कहाँ हो वस्तु एफ पर स्थित हो, तो जब एफ पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है अनंत पर बनता है। लेकिन नवीनतम एनसीईआरटी में देखिएगा तो कहता है प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कहता है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब उसका एफ पर बनता है, क्या बनता है एफ पर। इसका एक तरीका आप याद रख सकते हैं, जैसे जैसे वस्तु बाईं और दाईं ओर घसतेगी वैसे वैसे प्रतिबिंब बाईं ओर घसकते जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रकार 30 कि अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब, ऐसा एक ही स्थिति है कि जब अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और वो स्थिति उस समय होता है जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाता है, तो एफ और पी के बीच ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखिए परंतु प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से छोटा ही बनेगा, इसीलिए तो साइड मिरर जो साइड मिरर घड़ी में इस्तेमाल किया जाता है उसमें उत्तल दर्पण को वरीयता देते हैं, क्योंकि इसमें उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और मतलब इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, क्योंकि प्रतिबिंब छोटा बना है दृष्टि क्षेत्र क्या होगा अधिक, इसीलिए इसका व्यवहार किया जाता है। तो इसमें ऑलवेज क्या बनेगा, काल्पनिक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में, अब क्या कहा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी भी कह रहा है और वस्तु से छोटा भी कह रहा है, तो यह एक ही स्थिति है कि किसमें बनेगा उत्तल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक भी होना प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए, के लिए वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखा जाए। तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं कि यदि वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और सेम साइज का बनेगा, मतलब जितना वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी हो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है दर्पण के ध्रुव P से
फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। थोड़ा देर पहले हम आपको बताएं किसे क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर कहता है दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र सी की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे भी प्रधान अक्ष ही कहते हैं। क्वेश्चन रुक जाइए, देखिए कहता है दर्पण के ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी की दूरी को, वक्रता केंद्र सी की दूरी को क्या कहते हैं? तो वह पूरा होता है वक्रता त्रिज्या, और इस पूरे लंबाई को कहते हैं प्रधान अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किसी दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर खड़े क्यों ना हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण क्या है? तो अभी बताएं कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, आप कहीं पर हो सीधा बनेगा और वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो काल्पनिक भी होगा। तो कहता है कि संभवतः सदैव सीधा प्राप्त होगा। तो संभवतः दर्पण क्या होगा? तो उत्तल दर्पण होगा ना तो समतल दर्पण होगा। तो कहता है कि केवल समतल होगा, केवल उत्तल होगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, दोनों होगा। समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश की किरणें जब किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? अभी बताएं परावर्तन के नियम से कहता है कि जितना डिग्री आपतन कोण होगा, यानी आपतन कोण जितना होगा वही परावर्तन कोण होगा, परावर्तन कोण होगा, एंगल आर होगा। कभी कहा क्वेश्चन कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। जब लंबवत आपतित हुआ मतलब 90 डिग्री पर किरणें आई है, तो कहता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो जब 90 डिग्री पर आई है तो 90 डिग्री पर ही चल जाएगी, और जब 90 डिग्री पर ही चल गया तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में 0 डिग्री का एंगल बना। कितना डिग्री का बना? 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि कोई गैप रहेगा नहीं, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि जितना डिग्री पर आया उतना ही डिग्री पर आपके परावर्तित हो जाएगा। तो 90 डिग्री पर आया तो 90 डिग्री पर ही लौट कर चला जाएगा। तो परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों एक ही पर हो जाएगा, तो उसके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, अर्थात 0 डिग्री का एंगल फॉर्मेट होगा वहां। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है यदि आपतन कोण 60 डिग्री है, आपतन कोण कितना है? 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन के नियम से कहता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण होगा। जब आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? आर का वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू 20 दिया। तो कहता है कि फोकस दूरी क्या होगा? एफ बराबर, अभी बताएं कि आपको एफ बराबर r/2 होता है। तो यहाँ से आर का मान 20 दिए बटा 2 से काट दिए 10 मिनट में कट गया। एफ बराबर कितना आया? 10 सेंटीमीटर। एफ 10 सेंटीमीटर। और यह दर्पण कैसा है? अवतल। अभी बताया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होगा? निगेटिव, इसीलिए क्या करेंगे? ऑप्शन बी। ये कि आप ऑप्शन ए मार दीजिएगा, ऑप्शन ए मारिएगा तो गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? अभी बताएं कि एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो एफ का मान किया दिया 15 सेंटीमीटर बराबर आर का मान हमको पूछा है, बटा में कुछ नहीं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आर में 1 से मल्टीप्लाई आर, 15 दूना 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में 30 सेंटीमीटर होगा, माइनस में होगा तो नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब मतलब वस्तु की दूरी ली जाती है। अगर नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहता है कि आपको कोई दूरी मापना है तो आप पोल यानी ध्रुव से मापिएगा। दर्पण में हमेशा दूरी कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से। तो कहता है सामने रखे गए वस्तु की दूरी ली जाती है, तो कहाँ से ली जाएगी? पोल से ली जाएगी। अगर पोल से ली जाएगी और किधर ली जाएगी? इधर की ओर। तो बाईं ओर नाप रहे हैं, तो बाईं ओर मापी गई सारी दूरियां निगेटिव और दाईं ओर मापी गई सारी दूरियां पॉजिटिव होगा। ऊपर की ओर मापी गई सारी दूरियां पॉजिटिव और नीचे की ओर मापी की सारी दूरियां क्या होगा? निगेटिव। तो कथी कहा? सामने, तो दर्पण ही है, दर्पण के सामने तो इधर बनेगा, तो यहाँ क्या होगा? निगेटिव मतलब ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। अभी बताएं कि इसे आवर्धन m बराबर कहते हैं
हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, कोई क्या कहते हैं हम, आवर्धन। तो आवर्धन क्या, ये क्या होगा ऑप्शन, आवर्धन। और आवर्धन मात्रक विहीन है, क्या है, मात्रक विहीन है। क्यों मात्रक विहीन है, क्योंकि अगर हम हाइट की ऊंचाई मापेंगे या तो मीटर में मापेंगे या तो सेंटीमीटर में मापेंगे, तो इसकी ऊंचाई भी मापेंगे तो मीटर में या सेंटीमीटर में, इसकी भी ऊंचाई मापते हैं तो सेंटीमीटर या मीटर में मापते हैं। अगर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कटेगा तो क्या बच जाएगा, एक, मतलब कोई मात्रक नहीं बच रहा था, इसीलिए आवर्धन क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो हमें बताएं कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वो उल्टा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो सीधा होगा। तो वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। और सीधा कौन होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में ही दिया हुआ है, कहता है क्वेश्चन नंबर 44 कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, या सीधा बनता है, क्या बनता है, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जैसे जो चलचित्र चलता था पहले कि धोती टांग देता था, इधर से फ्लैश लगा दिया और उससे फिल्म देख लिया जाता था, तो वह भी एक वास्तविक प्रतिबिंब जैसा ही था कि पर्दे टांग दिया और इधर से लेजर किरणें भेजता था, उस पर उग जाता था और फिल्म देख रहा है व्यक्ति। तो क्या है, इसे पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि किसी अवतल दर्पण में, किस दर्पण में कहा, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी, कैसा बना, सीधा, और कैसा बना, आवर्धित। बताएं, एक ही ऐसी स्थिति है अवतल दर्पण में जहां पर प्रतिबिंब आभासी बनता है, और वह है ध्रुव और किसके बीच में, फोकस के बीच में वस्तु होगा तभी। तो कहाँ है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहता है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि पी और एफ अगर ये दर्पण है तो कहाँ रखेंगे प्रतिबिंब को, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एफ है और यहाँ सी है, तो इन दोनों पी और एफ के बीच में वस्तु रहेगा, तभी वो भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, और वस्तु से आवर्धित बनेगा और सीधा बनेगा और काल्पनिक बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है हवा में प्रकाश की चाल पानी की तुलना में क्या होता है। थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में बताए थे कि सबसे अधिक निर्वात में होता है, उससे कम हवा में होता है, उससे कम पानी में होता है, उससे कम क्या होता है, कांच में। तो कथी कर रहा है, पानी में जो प्रकाश की चाल है वह कहता है हवा में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल के, तो पानी की तुलना में इसमें क्या होगा, अधिक होगा, पानी की तुलना में अधिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश की किरणें किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश की किरण को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश की किरण रेयर में भी गमन कर लेता है, मतलब यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, क्योंकि जिस तरंग को गमन करने के लिए माध्यम नहीं चाहिए उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो क्या भले उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर बी। और एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि यह फोटोन बंडल के रूप में भी गमन करता है। यह सब आप 12th में फिर से पढ़िएगा ऑप्टिक्स चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, और किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, समांतर, अपसारी और अभिसारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो आज के लिए इतना ही, 50 क्वेश्चन का ही सीरीज चलेगा। आप लोग डेली जुड़िए और देखिए कि कैसा लग रहा है, और रिस्पॉन्स क्लास का जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।